गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में 16.1 का प्रश्न नंबर 8 किया था कि एक दीवार थी, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी थी और एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी थी। उसमें क्या किया था कि जैसे पूरी दीवार का आयतन निकाल लिया और एक ईंट का आयतन निकाल लिया। दीवार के आयतन में एक ईंट का भाग देने पर ईंटों की संख्या पूछ रहा था, ईंटों की संख्या निकालनी थी। तो उसमें एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसमें 22 × 10 × 7 था। तो 7 की जगह आप 17 कर लेना, 7 की जगह 17 कर लेना, तो ईंटों की संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसमें मिसप्रिंट था, तो आपको 7 की जगह क्या करना है, 17 करना है और फिर दीवार के आयतन में क्या करना है, एक ईंट का आयतन का भाग देने पर आपकी ईंटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 9वां प्रश्न है। 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े व 6 मीटर ऊंचे 8 मीटर चौड़े व 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक लंबाई की छड़ रख सकते हैं। देखो 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक लंबाई की छड़ रख सकते हैं। मतलब कितनी लंबाई की छड़ रख सकते हैं, अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रख सकते हैं। तो एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, मतलब घनाभ दिया गया है और घनाभ में क्या करना है, आपको उसमें विकीर्ण देखना है कि कमरे में जो विकीर्ण होगा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना, तो कमरे के विकीर्ण की बराबर हम उसमें छड़ रख सकते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन में दिया गया है। कमरे की लंबाई L बराबर कितना दिया गया है, 8 मीटर। B बराबर दिया गया है, L बराबर 10 मीटर दिया गया है, B बराबर 8 मीटर दिया गया और H बराबर 6 मीटर दिया गया। H बराबर 6 मीटर दिया गया। कमरे की लंबाई दे दी। अब कमरे की लंबाई L B H का मान दिया गया और फिर क्या करना है, उसमें अधिक से अधिक लंबाई का बांस रखना है। तो कमरे के विकीर्ण के बराबर होगा, तो घनाभ का विकीर्ण बराबर √L² + B² + H²। तो L² 10 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तो कितना होता है, 100, 8 का 64 और इसका 36। तो ये 36 और 64 100 हो गया, 100 200। √200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10√2। 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 × 2, 100 × 2 लिख सकता हूँ 200 को। तो 100 तो रूट के बाहर आके 10 हो गया और √2 अंदर बच गया। तो 10√2 लिख दो, या √2 का मान 1.414 होता है। तो 10 × 1.414 √2 का मान रख दिया। तो 14.14 मीटर लंबाई का, कमरे में कितनी लंबाई का बांस रख सकते हैं हम, 14.14 मीटर लंबाई का बांस रख सकते हैं। 14 मीटर और 14 सेंटीमीटर लंबाई का पॉइंट दे रखा है ना, तो 14.14 मीटर लंबाई का क्या रख सकते हैं हम, बांस रख सकते हैं। समझ में आ गया। तो जो घनाभ होता है उसमें विकीर्ण ही सबसे लंबा होता है। तो विकीर्ण ज्ञात करने का सूत्र है आपके पास √L² + B² + H²। L B H सबके मान है, स्क्वायर करके जोड़ दिया।
10वां प्रश्न है, दसवें प्रश्न में दे रखा है एक घन का आयतन एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। 512 घन मीटर है, तब घन की भुजा ज्ञात कीजिए। एक घन का आयतन दे रखा है, तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। कितना दे रखा? भुजा क्यूब बराबर है 512। छोटा ही प्रश्न है। घन का आयतन (512 घन मीटर), ये क्या है? आपको गिवन है, दिया है ना। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर 512। 512 को मैं 8 का क्यूब लिख सकता हूँ। 512 को क्या कर सकता हूँ मैं? 8 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो भुजा क्यूब बराबर 8 का क्यूब आ गया, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 8 का क्यूब की घात 1/3, 3 से 3 कट गया, तो भुजा कितनी आ गई? 8 मीटर आ जाएगी। भुजा कितनी आएगी? 8 मीटर आएगी। घन का आयतन दे रखा है, घन के आयतन का सूत्र लगा दिया आपने। भुजा क्यूब बराबर 512। 512 8 का क्यूब होता है, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। भुजा ही पहुंच रहा है। 11वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 30 सेमी और 3 मीटर। 5 मीटर 30 सेमी और 3 मीटर। हाँ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 30 सेमी और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 7.5 सेमी इंटू 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? समझ में आया? अभी जो 8वां प्रश्न था सेम उसी तरह का है। वही काम करना है, सबको सेंटीमीटर में बदलना है और दीवार के आयतन में क्या करना है? एक ईंट के आयतन का भाग देना है। तो देखिए दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सॉल्यूशन में करोगे आप। दिया है, क्या दिया गया है? दीवार की लंबाई 5 मीटर या 500 सेमी, एल का मान, बी का मान है 30 सेमी, एच का मान है 3 मीटर या 300 सेंटीमीटर। 100 से गुणा करें 3 मीटर को सेंटीमीटर। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ईंट लंबाई कितनी दे रखी है? एल का मान 20 सेंटीमीटर, बी का मान 10 सेंटीमीटर।
एच का मान 7.5 सेंटीमीटर। सब चीज़ दे दी। अब क्या करना है, ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग देना है। तो देखो ईंटों की संख्या बराबर ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे हुए एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन बटे हुए एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन क्या है, दीवार कैसी है, घनाभ के जैसी है, तो L गुणा B गुणा H। लंबाई कितनी है, 500। ईंटों की संख्या बराबर 500 गुणा 30 गुणा 300 बटे हुए 20 गुणा 10 गुणा 7.5 पॉइंट कर लिया तो ये 10 आ गया। ठीक है, 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 2 एकम 2, ये 15, 15 एकम 15, 15 पॉइंट के चित्र, 5 एकम 5 और 5 6 30, सब कट गया, 6 पंजू 30। 3000 ईंटें। कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी दीवार को बनाने में, 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो सेम उसी तरह का प्रश्न है जो 16.1 का 8वां प्रश्न था, उसी तरह का प्रश्न संख्या है 11, और उसमें कितनी ईंटें आई हैं, 3000 ईंटें आई हैं, और उसमें कितनी ईंटें आई थी, 15000 ईंटें आपको प्राप्त हुई थी। ठीक है, सेम उसी तरह का है, दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का क्या करना, आपको भाग देना। मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है वो सेंटीमीटर में या मीटर में होनी चाहिए। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए सारी, और मीटर में है तो मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। बारहवां क्वेश्चन है, एक ने आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, इस टाइप का प्रश्न भी करवाया था भाई। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 5:3:2 है। अनुपात क्रमशः 5:3:2 है। तथा यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या घनाभ की कोरों की माप ज्ञात कीजिए। तब घनाभ की कोरों की माप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है। तो घनाभ की कोरों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी है, कोरें ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, अनुपात दिया गया है तो डायरेक्ट लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होंगी, हम एक कांस्टेंट मानेंगे कि इसकी माना है कि इसकी लंबाई 5x है, इसकी चौड़ाई 3x है, इसकी ऊंचाई 2x है, ऐसे मानेंगे। x का मान निकालेंगे। माना
घनाभ की लंबाई 5x, b का मान 3x और h का मान 2x। ठीक है, और क्या दिया गया है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 558 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुणा लंबाई कितनी है, 5x गुणा 3x प्लस 3x गुणा 2x प्लस 2x गुणा 5x, लंबाई इंटू ऊंचाई बराबर 558। देखो लंबाई 5x चौड़ाई 3x, फिर 3x BH में आया 3 इंटू 2 फिर 2 इंटू 5। तो देखो आगे 5 3 15 x स्क्वायर, 3 दूनी 6 x स्क्वायर और 5 दूनी 10 x स्क्वायर इक्वल टू 558। 15 10 25 और 6 25 और 6 31, तो 2 इंटू 31 एक्स स्क्वायर, 31 एक्स स्क्वायर। 31 को 2 से गुणा करोगे तो 62 एक्स स्क्वायर बराबर 558। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 558 बटे 62। कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है क्या। 62 को 9 से गुणा करो, 9 दूनी 18, 9 6 54, 1 55, सही है। 9 बार जा रहा है तो ये आ गया 9। एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक्स बराबर 3 आ जाएगा, एक्स का मान 3 आ गया। अब आपको कोरे ज्ञात करनी ना, एक्स का मान क्या है, अभी क्या है, एक्स का मान 3 है, तो घनाभ की कोरे ज्ञात करनी है। कोरे कितनी मानी थी आपने, घनाभ की लंबाई कितनी मानी थी, 3x मानी थी ना, 5x। घनाभ की लंबाई L बराबर 5x, तो 5 इंटू 3 कितना आ गया, 15। B का मान कितना आ गया, 3 इंटू 3 तो 9, और H का मान कितना आ गया, 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। तो लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर में आपका क्या होगा, आपका घनाभ होगा, जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। 16.1 में घन और घनाभ था, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगली प्रश्नावली में जाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे बेलन। क्या पढ़ेंगे, बेलन। अब बेलन का हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ेंगे, आयतन पढ़ेंगे और एक खोखला बेलन भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, खोखला बेलन भी पढ़ेंगे। तो चलो हम इसके सूत्र देखते हैं। बेलन पढ़ेंगे। बेलन के लिए हम क्या करेंगे, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन, बेलन, बेलन के लिए हम उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो बेलन की आकृति किस तरह की होती है, ये लो, बेलन की आकृति की ऐसे होती है ना,
तो बेलन की आकृति में इसमें ये तो क्या होते हैं, दो वर्ताकार भाग होते हैं, दो क्या होते हैं, वर्ताकार भाग होते हैं। ये तो इसकी क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, और ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, केंद्र और ओडेस, ठीक है। ये हो जाएगी त्रिज्या, त्रिज्या हो जाएगी, ये ऊंचाई का काम करेगा। अब देखिए जो बेलन की शेप होती है, जो आपने खोखला पाइप देखा है इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। इसमें ये तो ऊंचाई का काम करेगा एच का, और ये जो वर्ताकार भाग दिखाई दे रहे हैं आपको सामने से, ये वर्ताकार भाग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें दो वर्ताकार भाग है दोनों सिर ऊपर, ये तो ऊंचाई का काम करेगा। इसमें जो आपका एक्स होगी बीच में, उससे लेकर के इसकी परिधि तक क्या होगा, उसकी त्रिज्या होगी। जैसे आकृति में बताया मैंने, इसको ऐसे समझिए आप, ये इस तरह की बेलन की आकृति है, ये तो त्रिज्या है आपकी, क्या है, त्रिज्या है ओ ए, ये इसकी एक्स होगी बेलन की, ये भी त्रिज्या होगी। ये ऊपर से और नीचे से क्या होगा, समान ही होगा, और ये क्या काम करेगा, ऊंचाई का काम करेगा। ऐसे ये क्या कर रहा है, ऊंचाई का काम कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ताकार भाग, इसकी त्रिज्या ऊपरी सिरे की और निचले सिरे की समान ही होगी। अब क्या क्या याद करना, एक तो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो चीज़ होती हैं, दोनों में कंफ्यूज दूर करने के लिए मैंने इस कागज़ का यूज कर रहा हूँ कि वर्ताकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ का, एक तो ये आपको चारों तरफ का आ गया, ये चारों तरफ का तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो आपको एक वर्ताकार भाग ये दिखाई दे रहा है और दूसरी साइड में एक वर्ताकार भाग ये दिखाई दे रहा है, तो इस वर्त का क्षेत्रफल और इस वर्त का क्षेत्रफल, दो वर्त बन गए ना, दोनों वर्तों का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ में जोड़ने पर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। जैसे कोई पाइप है, ठीक है ना, और वो अभी दोनों सिरे से खुले हैं उसके, तो उसके चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है उसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम उसको दोनों जो वर्ताकार भाग हैं उनको बंद कर देते हैं, उनको बंद कर देते हैं और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो वर्ताकार भाग दे रखे हैं दोनों साइडों में, उनका क्षेत्रफल जुड़ेगा, तभी क्या होगा, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और आयतन क्या होता है कि इस जो बेलन है इसमें कितनी मात्रा आएगी, लिक्विड की कितनी मात्रा या हवा की कितनी मात्रा आएगी, जो इसमें कितना पानी आएगा, कितनी हवा आएगी, वो उसका आयतन होगा। समझ में आ गया, आयतन में, वक्र पृष्ठ में और संपूर्ण पृष्ठ में, ये तीन चीज़ हैं। तो वक्र पृष्ठ में और संपूर्ण पृष्ठ में आप अच्छे से समझ लेना। वक्र पृष्ठ तो है ये, वक्र पृष्ठ तो आपको चारों तरफ का दिखाई देता है, और जो वर्ताकार भाग दे रहे हैं इनको भी बंद कर दे, दोनों सिरों को बंद कर दे। जैसे ढोलक का उदाहरण ले मैं, तो ढोलक के दोनों सिरे क्या होते हैं, बंद होते हैं, और उसका कवर बनाते हैं तो वो सिरे भी बंद होंगे और उसका जो वक्र पृष्ठ है वो भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो क्या बन गया, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का उदाहरण हो गया ढोलक का। अब आयत ये है आपका बेलन, इसको हम इसकी लंबाई के अनुदिश काट देते हैं, बेलन है इसको लंबाई के अनुदिश काट देते हैं। इस तरह के प्रश्न आएंगे, यदि बेलन की ऊंचाई ये है, इसकी परिधि ये है, त्रिज्या ये है, ठीक है ना, तो आप उसको लंबाई के अनुदिश या ऊंचाई के अनुदिश काट देते हैं तो एक आयत की आकृति बनेगी। देखो इसको लंबाई के अनुदिश काटेंगे, ये बेलन अभी, और इसको लंबाई के अनुदिश काटेंगे तो एक आयत का काम करेगा। ये किसका, आयत का। तो जो आपकी बेलन की ऊंचाई थी उसकी लंबाई बन गई, और जो इसकी परिधि थी वो क्या बन गई, इसकी चौड़ाई बन गई। समझ में आ रहा है कि बेलन को अभी एक फोल्ड करेंगे इसको, अभी बेलन बन गया, क्या बन गया, बेलन बन गया।
और जो बेलन की ऊंचाई है ये, और इसकी परिधि है ये, जो वर्ताकार भाग दिखाई दे रहा है इसकी परिधि क्या है ये। अब इस परिधि को देखेंगे सीधा करके, इसको लंबाई के अनुदिश या ऊंचाई के अनुदिश काटेंगे तो जो ऊंचाई थी वो तो लंबाई बन गई, और जो परिधि फोल्ड हो रही थी वो क्या बन गई, इसकी चौड़ाई बन गई। तो ये आयत का क्या आ गया, पूरा आयत बन गया। तो इसका क्या निकाल लेंगे हम, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई दे रखी है ऊंचाई और परिधि से क्या जाएगी, चौड़ाई। तो देखते हैं इसके सूत्र। पहला देखेंगे बेलन की आकृति। बेलन की आकृति, बेलन की आकृति ऐसी होती है, अच्छे से समझ लेना। ये इसकी त्रिज्या होती है, ये बेलन की अक्ष होती है, क्या होती है, अक्ष होती है। ये इसकी ऊंचाई होती है, दोनों सिरों की त्रिज्या, ये केंद्र होता है, ठीक है। दूसरा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h। सूत्र याद होने चाहिए भाई, जैसे जैसे प्रश्नावली खत्म होगी सूत्रों की संख्या बढ़ती जाएगी। अभी घन पढ़ा, फिर बेलन पढ़ेंगे, फिर खोखला बेलन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे, तो सूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, एक साथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब जैसे जैसे प्रश्नावली पढ़ते हैं उस हिसाब से आपके सूत्र भी याद होने चाहिए। सूत्र याद नहीं है तो आप प्रश्न हल नहीं कर पाओगे। तीसरा आएगा आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h+r। 2πr/h+r। अभी इसको मैं हल करके बताता हूँ ये कैसे आया। अभी मैंने क्या बताया था कि बेलन का, इस साइड में देख लेना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू वर्त का क्षेत्रफल। 2 इंटू वर्त का क्षेत्रफल मतलब क्यों कर दिया कि वक्र पृष्ठ तो आ गया चारों तरफ का, 2 क्यों लगाया कि दोनों वर्ताकार भाग, एक साइड का क्या होता है πr², दूसरी साइड का πr², तो πr² और πr² कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। तो देखते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, 2πr/h। अभी लिखा है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h। अब एक वर्त का πr² और 2 वर्त तो πr² और जुड़ जाएगा, तो πr², 2πr² हो गया। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपको, 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है। यहाँ तो बच गया h, यहाँ r² था, एक r तो बाहर आ गया, एक अंदर बच गया। तो देखो आपको ये सूत्र बन गया, 2πr/h+r बन गया ना। तो ये याद रखना आपको कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या आएगा, 2πr/h+r। ये कैसे आया, वक्र पृष्ठ में आप दोनों वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल जोड़ोगे, और वर्ताकार भाग का क्या होता है, πr² होता है एक वर्त का, और 2 वर्तों का क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया, 2πr/h+r आ गया। चौथा है बेलन का आयतन। आयतन, आयतन का मतलब होता है कि उसमें कितना लिक्विड है, कितनी हवा है, उसमें पानी की मात्रा कितनी है, हवा की मात्रा कितनी है, उसमें पानी कितना आ सकता है, ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, उसका आयतन कहलाती हैं। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। समझ में आ गया होगा आपके। ये 3 सूत्र हैं। आकृति आपको इस तरह की मिलेगी जिसमें ऊंचाई का काम यह होगा, त्रिज्या होगी, और ज़्यादा प्रश्न को घुमा फिरा करके दे सकता है तो आपको वर्त की परिधि दे सकता है। तो 2πr बराबर परिधि, यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक।
ठीक है ना। ऊंचाई दे दिया, त्रिज्या दे दी, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ सकता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ सकता है, आयतन पूछ सकता है, ठीक है ना। देखो पाई आर एच, पाई का मान मिल जाएगा, आर और एच मिल जाते हैं आपको बेलन में, तो आर और एच की जरूरत पड़ती है बेलन में कि उसकी ऊंचाई और त्रिज्या मिल जाए, तो आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आयतन को हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, क्षेत्रफल को हमेशा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में लेते हैं, और लंबाई या चौड़ाई को, ऊंचाई को क्या लेते हैं सेंटीमीटर में या मीटर में। इकाई पता होना चाहिए आयतन के लिए, सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी या मीटर क्यूब या घन मीटर, और क्षेत्रफल को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी ले सकते हैं, ठीक है। यह हम सूत्र पढ़ लिए, आकृति पढ़ ली, इसके प्रश्नों के बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो ये आपको सूत्र याद होने चाहिए। थैंक यू।